to all of you. Myself, Asit Kumar Patnaik. My channel name is Asit Government Rule Guru. Again, I am coming back to my channel. Today, I will discuss multiple choice question on traveling allowance. It means TA के ऊपर एक MCQ question है. So it is latest one according to 7 CPC and it is part 1, and in subsequent time I will bring 2 to 3 videos related to the MCQ questions in regarding to the traveling allowance, because this chapter is very big one and it is very important for you. So please subscribe my channel so that you can get notification in subsequent time for my upcoming videos. So now just I am going to start. Question number 1. In case of transfer from one post to another, TA entitlement shall be determined on the basis of pay of dash, old post, new post, lower of the two grades, none of the above. Answer is bit C. It is lower of the two grades. Lower of the two grades, bit C. So just I want to explain. यदि आपका एक वन पोस्ट से और अनदर पोस्ट को ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पर कंपेयर किया जाएगा कि किस पोस्ट में आपका जो बेसिक पे है, पे मैट्रिक्स लेवल में आपका बेसिक पे कम है, उसी के ऊपर आपको टीए एंटाइटलमेंट मिलेगा. तो इसीलिए आंसर है लोअर ऑफ द टू ग्रेड्स. जब ट्रांसफ़र होता है वन पोस्ट से अनदर पोस्ट, उसमें देखा जाएगा दोनों पोस्ट में जिसमें बेसिक पे लेवल कम है, उसी के ऊपर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का फ़ायदा मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे. फॉर ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स इन केस ऑफ जर्नी बाय रेल एक्सेप्ट शताब्दी और राजधानी एट्सेट्रा, रोड एंड स्टीमर, employees on the basis of their pay in pay level has been categorized into bit B. Answer it is 4. Okay, it is answer is bit B. तो मैं बता देता हूँ, जस्ट यू गो टू माई प्ले लिस्ट, यू कैन फाइंड अराउंड 5 वीडियोज़ रिलेटेड टू द ट्रैवलिंग अलाउंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जर्नी बाय रेल, जर्नी बाय एयर, रोड माइलेज एंड जर्नी बाय स्टीमर. तो पे लेवल के हिसाब से वहाँ पर स्प्लिट अप किया गया है. तो जर्नी बाय रेल, रोड, स्टीमर, इसमें जो पे लेवल के हिसाब से जो इट मीन्स बेनिफिट्स है वहाँ पर क्लियरली दिया गया है, और इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू 4. इट मीन्स 4 पे लेवल में इसको कैटेगराइज किया गया है सबको. तो थोड़ा देख लीजिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो क्वेश्चन नंबर 3. स्पोर्ट्समैन, मैनेजर्स, कोचेस, मैसर्स एंड डॉक्टर्स selected for sporting events of international importance held outside India may travel by air in dash, be it economy class, be it B business class, be it C first class, be it C all of the above. It is economy class. Answer bit A. तो आपको याद रखना है, कोई any government employee participate as a sportsman, manager, coaches, masseurs and doctors and basically attending any international event outside of India, तो he or she may travel by air in economy class. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे. इफ द एम्प्लॉय ट्रैवल्स बाय हायर क्लास देन द एंटाइटल्ड वन. क्लियर? So question number 4, if an employee travels by a higher class than the entitled one, the fare shall be reimbursed for dash. The class actually travelled, be it be the entitled class, be it see the class next lower to the entitled class, be it no fare shall be allowed. Actually answer is be the entitled class. क्योंकि देखिए, सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज यू आर एंटाइटल फॉर सेकेंड क्लास एसी, सेकेंड क्लास इट मीन्स एसी ट्रेन. आप जो एंटाइटल है ट्रेन में सेकेंड एसी के लिए है, मगर आप बाय एयर इकोनॉमिक क्लास में आपका जर्नी को ख़त्म किया, तो ये हो गया, क्योंकि इस केस में एक्चुअली हायर क्लास हो गया. तो आपका जो एंटाइटल क्लास है उसी के हिसाब से आपको रीइंबर्समेंट किया जाएगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जिसमें एंटाइटल हो उससे आप हायर क्लास में आप ट्रैवल कर गए, तो उस केस में आप जिस क्लास में आप एंटाइटल हो उसी के हिसाब से आपको आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो रीइंबर्स होगा.
तो वही है क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन एम्प्लॉय ट्रैवल्स बाय हायर क्लास देन द एंटाइटल्ड वन द फेयर शैल बी रीइंबर्स्ड फॉर द एंटाइटल्ड क्लास। तो एक एग्जांपल भी दिया आपको, सपोज यू आर एंटाइटल्ड फॉर इट मीन्स second class AC train, but suppose you go by air, then in this case actually the TA reimbursement can be made according to the entitlement, basically AC second class AC फेयर के हिसाब से आपका रीइंबर्स होगा, मगर वहाँ पर कंपेयर कर दिया जाएगा। तो मगर आप जिसमें एंटाइटल हो उसी के हिसाब से आपका रीइंबर्समेंट होगा। ठीक है, तो आप प्लेन में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका जो रीइंबर्समेंट होगा जो मेरा एग्जाम्पल में सेकेंड क्लास एसी के हिसाब से होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स पार्टिसिपेटिंग एज प्लेयर्स और एथलीट्स, मैनेजर्स, कोचेस, मास्टर्स और डॉक्टर्स इन स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विद इन इंडिया आर अलाउड टू ट्रैवल बाय। आपको दोनों चीज़ याद रखना है। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट कर रहा है एज ए स्पोर्ट्समैन की, कोचेस की, मास्टर्स की, डॉक्टर्स इन एनी टाइप ऑफ इंटरनेशनल इवेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो वो ट्रैवल करता है एयर में और इकोनॉमी क्लास में वो एलिजिबल है। मगर ऐसा कोई स्पोर्ट्सिंग इवेंट इट इज़ गोइंग टू हैपन बेसिकली विद इन इंडिया, एंड ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए प्लेयर, एथलीट और मैनेजर, कोचेस, मास्टर्स और डॉक्टर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का इवेंट में पार्टिसिपेट करता है विद इन इंडिया, तो उसको जो एंटाइटलमेंट है ट्रैवल के लिए वो किस में है? जो बीट सी है आंसर, रेल इन फर्स्ट क्लास। क्लियर। इकोनॉमिक क्लास बाय एयर दिया है, बिजनेस क्लास बाय एयर दिया है, बीट सी रेल इन फर्स्ट क्लास, बीट डी रेल इन सेकंड क्लास, तो आंसर है बीट सी। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको याद रखना है, आउटसाइड ऑफ इंडिया ट्रैवल बाय एयर, ओके, but use economy class, and inside India if you participate in any type of national or international event then you can travel by rail in first class। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा लोकल जर्नी के ऊपर चलेंगे। लोकल जर्नी इंक्लूड्स, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ए जर्नी बियॉन्ड ए रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट एट हेडक्वार्टर्स, इट इज एब्सोल्युटली राइट वन। ए जर्नी बियॉन्ड ए रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट विद इन लिमिट्स ऑफ suburbs, municipality, corporation, notified area or cantonments, for journeys beyond 8 km from the duty point within the limits of the urban agglomeration, ये सब करेक्ट है। लोकल जर्नी बेसिकली जर्नी इज बियॉन्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द, यू कंसिडर फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट, फ्रॉम द नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट जहाँ पर आप काम कर रहे हो, आप जब जर्नी इट इज़ बियॉन्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट, तो उसको लोकल जर्नी माना जाएगा, विद इन 8 किलोमीटर नहीं माना जाएगा आपका नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट से। बेसिकली जर्नी बियॉन्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट विद इन लिमिट्स ऑफ लाइक म्यूनसिपालिटी और एनी कॉर्पोरेशन, एनी नोटिफाइड एरिया, एनी कैंटनमेंट, वो भी लोकल जर्नी माना जाएगा। और ऑल्सो जब जर्नी इज बियॉन्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट, नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट विद इन लिमिट्स ऑफ द अर्बन एग्लोमरेशन, वो भी वही लोकल जर्नी है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल जर्नी बियॉन्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट। ड्यूटी पॉइंट से आपका जो जर्नी होगा वो बियॉन्ड 8 किलोमीटर होना चाहिए। तो ये आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैवल बाय एग्जीक्यूटिव क्लास इन शताब्दी ट्रेन्स एंड एसी फर्स्ट क्लास इन राजधानी ट्रेन्स इज अलाउड इन केस ऑफ ऑफिसर्स ड्रॉइंग पे इन पे लेवल। ये दिया है बीट ए 6 एंड अबव, 11 एंड अबव, 10 एंड अबव, 12 एंड अबव। ये जो आंसर है बीट डी है, 12 एंड अबव, ये एग्जीक्यूटिव क्लास, ट्रैवल बाय एग्जीक्यूटिव क्लास इन शताब्दी ट्रेन्स एंड एसी फर्स्ट क्लास। तो वहाँ पर जो बेसिकली शताब्दी, राजधानी, डुरंटो, ये जो है वहाँ पर एक्चुअली उसको पे लेवल के हिसाब से 3 वेज में स्प्लिट अप किया गया है, उसको थोड़ा देख लो। तो जो पे लेवल 12 एंड अबव है वो एग्जीक्यूटिव क्लास इन शताब्दी ट्रेन्स में वो जर्नी कर सकते हैं एंड एसी फर्स्ट क्लास इन राजधानी ट्रेन्स में। तो उसको भी मेरा वीडियो पड़ा है ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर, मेरा प्ले लिस्ट में देख लीजिए। यहाँ पर आंसर है बीट डी, 12 एंड अबव। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एन एम्प्लॉय ट्रैवल्स बाय ए लोअर क्लास देन द एंटाइटल्ड वन, फेयर शैल बी रीइंबर्स्ड फॉर बीट ए द एंटाइटल्ड क्लास, बीट बी द क्लास नेक्स्ट हायर टू द एंटाइटल्ड क्लास, बीट सी द क्लास एक्चुअली ट्रैवल्ड, बीट डी नन ऑफ द अबव। जैसे ये दिया है कि सपोज आप एंटाइटल है इकोनॉमी क्लास बाय एयर, ठीक है, इकोनॉमी क्लास बाय एयर में आप एंटाइटल है, मगर अभी आप क्या किया,
सपोज थर्ड क्लास एसी ट्रेन में चले गए, तो यहाँ पर जो रीइंबर्समेंट होगा जो एक्चुअली द क्लास एक्चुअली ट्रैवल्ड, जिस क्लास में आप एक्चुअली ट्रैवल किए उसके हिसाब से आपका रीइंबर्समेंट होगा। तो मेरा एग्जांपल में आप एंटाइटल है इकोनॉमिक क्लास बाय एयर, मगर आप एसी थर्ड क्लास में चले गए तो आप अभी जो रीइंबर्समेंट होगा एसी थर्ड क्लास के हिसाब से होगा, चाहे आप जो जर्नी किया इट इज़ लोअर दैन द एंटाइटल क्लास। तो इस केस में एक्चुअली जिसमें जर्नी किया, ठीक है, तो एक्चुअली ट्रैवल्ड क्लास को लिया जाएगा रीइंबर्समेंट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ द क्लास एक्चुअली ट्रैवल्ड, ठीक है। मगर और एक क्वेश्चन में पहले से बोला था, आप एक क्लास में एंटाइटल है मगर इसका अपर क्लास में आप ट्रैवल कर गए, तो उस केस में आपका जो एंटाइटल क्लास है उसके हिसाब से रीइंबर्समेंट होगा। और यहाँ पर क्या है, आप जो एंटाइटल क्लास है उससे लोअर क्लास में आप चले गए, उससे लोअर क्लास में आप ट्रैवल कर गए, तो इस केस में जो एक्चुअली ट्रैवल जो किया तो उसके हिसाब से आपका रीइंबर्समेंट होगा, ठीक है। बीट सी आंसर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली अलाउंस इज अलाउड टू कंपेंसेट फॉर द इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर एंड द होटल रेंट एट आउट स्टेशन वेयर एप्लीकेबल। आपको मालूम है व्हेन यू गो फॉर टूर और ट्रेनिंग, then in that case also it means in traveling including traveling allowance also you are entitled for Delhi allowance। तो जो दिल्ली अलाउंस है उसमें आपको 3 चीज़ मिलता है। एक है ट्रैवलिंग विद इन सिटी में आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसका कुछ लिमिट है, आप देख लीजिए डीए के ऊपर जो टेबल है। तो ट्रैवलिंग विद इन सिटी के लिए मिलता है, होटल रेंट के लिए मिलता है और फूडिंग के लिए मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली ट्रू है। दिल्ली अलाउंस इज अलाउड टू कंपेंसेट फॉर द इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर एंड द होटल रेंट। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर यू कंसिडर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी एंड नेक्स्ट वन इट मीन्स फूड बिल टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड बिल। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये आंसर बीट ए है, ट्रू वन। क्लियर। तो व्हेन यू गो फॉर टूर एंड ट्रेनिंग इन दैट केस इट मीन्स विथ ट्रैवलिंग अलाउंस ऑल्सो यू आर एंटाइटल फॉर दिल्ली अलाउंस। दिल्ली अलाउंस एक्चुअली इंक्लूड्स ट्रैवलिंग विद इन द सिटी, जो भी सिटी के अंदर आप ट्रैवल करोगे, जो आपका टेम्पररी स्टेशन है, ओके, जिस सिटी में है उसी सिटी में आप ट्रैवल करोगे तो आपको रीइंबर्समेंट किया जाएगा, उसको होटल रेंट रीइंबर्समेंट किया जाएगा और फूडिंग रीइंबर्समेंट किया जाएगा। तो ये एब्सोल्युटली सेंटेंस करेक्ट है, इट इज 9 आंसर इज बीट ए ट्रू वन। नेक्स्ट, दिल्ली अलाउंस इज पेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। तो जो दिल्ली अलाउंस जो हमारा टेम्पररी ट्रांसफर होता है, जैसे हम टूर में और ट्रेनिंग में जाते हैं, तो इस केस में एक्चुअली जो डीए हमको मिलता है दिल्ली अलाउंस में अभी डिस्कस किया, तो मैक्सिमम 180 डेज के लिए मिलता है। आपको याद रखना है मैक्सिमम 180 डेज। तो आंसर है बीट डी। तो 180, सपोज आपका टूर और ट्रेनिंग 180 डेज के बाद कंटिन्यू करेगा, तो बेसिकली 180 डेज के बाद आपको डीए नहीं मिलेगा, आपको माइलेज अलाउंस मिलेगा, मगर आपको डीए नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको याद रखना है जब कोई ऑफिसर, यार इट इज क्लियरली गिवन एन ऑफिशियल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी एट ए टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट। टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट इट इज द ट्रेनिंग हेडक्वार्टर और टूर हेडक्वार्टर, just you remember, an official required to perform duty at a temporary duty point will be paid DA for the first 180 days only। तो ये इसको टेम्पररी ट्रांसफर की तरह माना जाता है। जब टूर में और ट्रैवल में आप जाते हो तो उस केस में आप डीए के लिए एंटाइटल हो, दिल्ली अलाउंस के लिए, तो वो मैक्सिमम 180 डेज के लिए मिलेगा। आंसर है बिट डी। चलो नेक्स्ट, इन केस ऑफ लोकल जर्नीज TA or DA is allowed if the temporary duty point is dash kilometers from the normal place of duty, it is 8 kilometers। अभी मैं डिस्कस किया, सभी समय हम जो लोकल जर्नी लेते हैं बेसिकली इट इज़ 8 किलोमीटर बियॉन्ड द नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट। जो हमारा ड्यूटी पॉइंट नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट है, जिस अभी जो नॉर्मल हेडक्वार्टर है उससे जब हमारा जर्नी बियॉन्ड 8 किलोमीटर होगा कोई ऑफिशियल पर्पज के लिए, तब उसको लोकल जर्नी माना जाएगा और उसमें TADA मिलेगा। मगर आपको याद रखना है लोकल जर्नी में जो डीए मिलेगा वो हाफ मिलेगा, जो नॉर्मल डीए है उसका हाफ ऑफ द डीए मिलेगा, ठीक है, उसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। चलो 8 किलोमीटर से क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। TADA इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय डेप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग एट हेडक्वार्टर स्टेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई हमारा हेडक्वार्टर स्टेशन में हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, हमारा हेडक्वार्टर स्टेशन में हमारा ट्रेनिंग कंडक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हम TADA के लिए एंटाइटल नहीं है।
आउटसाइड ऑफ द हेडक्वार्टर जब हमारा टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट होता है ट्रेनिंग और टूर के लिए, उसमें टीएडीए के लिए हम एंटाइटल है। मगर हेडक्वार्टर स्टेशन जो हमारा है उसी के अंदर हमारा ट्रेनिंग कंडक्ट हो रहा है, तो वहां पर टीएडीए के लिए हम एंटाइटल नहीं है। तो ये जो दिया है टीएडीए इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय डेप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग एट हेडक्वार्टर स्टेशन, इट इज दिया है, इट इज एक्चुअली इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि टीएडीए के लिए हम एडमिसिबल नहीं है। तो करेक्ट वन, इनकरेक्ट वन, पार्शियल इनकरेक्ट वन, नन ऑफ दिस। तो आंसर इज बीट बी, इट इज इनकरेक्ट वन, क्योंकि हेडक्वार्टर स्टेशन में जब हमारा ट्रेनिंग कंडक्ट हो रहा है उसमें हम टीएडीए के लिए एंटाइटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर द हस्बैंड वाइफ कपल बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम और विद इन 60 days फ्रॉम वन एंड सेम ओल्ड स्टेशन टू वन एंड द सेम न्यू स्टेशन, composite transfer grant can be claimed by be it a husband or wife who is transferred first, husband or wife who is transferred फर्स्ट हो गया, who is transferred सेकेंड होना चाहिए, बीट बी, और बीट सी है आइदर हस्बैंड एंड वाइफ, बीट डी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसमें आंसर जो है बीट ए है, थोड़ा बीट बी को करेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर है हस्बैंड और वाइफ हु इज ट्रांसफर्ड सेकेंड नॉट फर्स्ट, क्योंकि दोनों समान हो जाता है बीट ए एंड बी। तो बीट बी को आप लीजिए हस्बैंड और वाइफ हु इज ट्रांसफर्ड सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सपोज दोनों हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ पर आंसर में बोल देता हूँ फर्स्ट बीट ए है, हस्बैंड और वाइफ हु इज ट्रांसफर्ड फास्ट। तो उसके ऊपर थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि हस्बैंड वाइफ वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और एक पर्टिकुलर स्टेशन में काम कर रहे हैं दोनों, ओके, काम कर रहे हैं और दोनों का ट्रांसफर हो गया अभी सेम प्लेस को, जो उनका न्यू हेडक्वार्टर होगा वो सेम होगा। यदि वो ट्रांसफर एक ही समय में होता है और विद इन 60 days के अंदर सेम स्टेशन को ट्रांसफर होता है, तो इसमें आपको याद रखना है, तो जिस स्पाउस का फास्ट ट्रांसफर होगा वो सीटीजी के लिए कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट के लिए एलिजिबल है विद इन 60 days के अंदर। यदि सेम टाइम में ट्रांसफर होता है सेम प्लेस को, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, इट मीन्स नाउ दे आर वर्किंग इन ए पर्टिकुलर स्टेशन and they transfer to the new station at the same time or within 60 days। तब इस केस में जो पहले जिसका ट्रांसफर होगा वो सीटीजी के लिए एलिजिबल है। तो सपोज हस्बैंड का ट्रांसफर पहले हुआ तो वहाँ पर जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा वो हस्बैंड को मिलेगा। वाइफ उसके बाद में जा रहा है, सपोज सेम टाइम में जा रहा है और विद इन 60 days के अंदर वाइफ का ट्रांसफर वही प्लेस को हो रहा है, तो वहाँ पर वाइफ को सीटीजी नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिकली सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट ट्रांसफर के टाइम में मिलता है। और बेसिकली ये कंडीशन है जब हमारा जो न्यू स्टेशन है वो ओल्ड स्टेशन से मोर देन 20 किलोमीटर होना चाहिए और हमारा रेसिडेंस चेंज होना चाहिए, कंपल्सरली रेसिडेंस चेंज होगा। और हमारा जो बेसिकली न्यू स्टेशन ओल्ड स्टेशन बियॉन्ड 20 किलोमीटर्स होगा, तो हमको जो सीटीजी मिलेगा वो 80% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, 80% ऑफ बेसिक पे ऑफ द प्रीवियस मंथ ऑफ द बेसिकली ट्रांसफर। तो बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विद इन 60 days दोनों का सेम प्लेस में ट्रांसफ़र हो रहा है कि सेम टाइम में जा रहा है, जो पहले जिसका ट्रांसफ़र होगा वो उसके लिए सीटीजी लागू होगा। और एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में बता देता हूँ, जब दोनों का सेम जगह को ट्रांसफ़र हुआ बियॉन्ड 60 days एंड विद इन 6 months, बियॉन्ड 60 days एंड विद इन 6 months सेकेंड स्पाउस उसी प्लेस को गया, तो उस केस में तो पहले जिसका ट्रांसफर हुआ उसको 80% ऑफ बेसिक पे मिलेगा जो नॉर्मल सीटीजी है। मगर यदि सेकेंड स्पाउस को वो उसका ट्रांसफर हुआ मोर देन 60 days और विद इन 6 months टू द सेम प्लेस, तब उसको जो सीटीजी मिलेगा वो 50% ऑफ सीटीजी मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल सीटीजी है बेसिकली इट इज़ 80% ऑफ बेसिक पे, तो उसका 50% मिलेगा। और एक इसमें थर्ड ऑप्शन है, यदि दोनों स्पाउस का सेम प्लेस को ट्रांसफर हो रहा है मगर जो सेकेंड स्पाउस ट्रांसफर होकर जा रहा है वो बियॉन्ड 6 months ऑफ द फास्ट स्पाउस, फास्ट स्पाउस ऑलरेडी जा चुका है और उसका 6 months के बाद सेकेंड स्पाउस उसी प्लेस को उसका ट्रांसफर हो रहा है, तो बियॉन्ड 6 months होगा, तो नॉर्मली मैनर सीटीजी मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर है हस्बैंड और वाइफ हु इज ट्रांसफर्ड फास्ट। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। Next one, Delhi allowance is paid as reimbursement of expenditure on stay in hotel or guest house, food bills, travel within the city, all of the above। ये all of the above है, क्योंकि दिल्ली अलाउंस हम जब टूर और ट्रैवल में जाते हैं तब हमको दिल्ली अलाउंस मिलता है।
तो दिल्ली अलाउंस जो मिलता है हमको होटल रेंट के लिए होटल रेंट रीइंबर्स होगा। तो आप डीए का देख लीजिए टेबल पे लेवल के हिसाब से। फूड बिल्स के लिए मिलेगा जो भी जितना लिमिट है उसके हिसाब से, और ट्रैवल विद इन द सिटी हम उसी सिटी में ट्रैवल करेंगे तो मिलेगा। और ऑल ऑफ द अबव आप डीए का टेबल देख लीजिए, ठीक है। ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है क्वेश्चन नंबर 14। अभी क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। फॉर लोकल जर्नी डीए इज ओनली एट हाफ द रेट। मैं अभी बताया लोकल जर्नी के लिए जो डीए मिलेगा वो हाफ मिलेगा, जो नॉर्मल रेट है उसका हाफ मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है डीए इज एडमिसिबल फॉर पीरियड ऑफ एब्सेंस एट टूर स्टेशन रेगुलराइज्ड एज स्पेशल कैजुअल लीव ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस इम्पोजिशन ऑफ कर्फ्यू। जैसे सेकंड स्टेटमेंट को थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे आप टूर में गए मगर कभी ड्यू टू डिस्टर्बेंस और कर्फ्यू जैसे लग गया तो आप टूर स्टेशन में उसी दिन जा नहीं पाए। मगर ये जब डिस्टर्बेंस कर्फ्यू में आप टूर पर्टिकुलर डे में टूर आप नहीं जा पाए कि ट्रेनिंग आप अटेंड नहीं कर पाए, तो उस केस में वो दिन को आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगा, एससीएल मिलेगा। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और आपको डीए भी मिलेगा। तो ये रूल है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट तो लोकल जर्नी में हमको डीए जो मिलता है हाफ मिलता है, नॉर्मल जो डीए मिलता है उसका हाफ मिलता है। और सेकंड स्टेटमेंट में सपोज हम एक दिन में कोई कर्फ्यू हो गया और कोई डिस्टर्बेंस हो गया जिसमें हम ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए, कि हमारा जो टूर स्टेशन हेडक्वार्टर है उसको हम जा नहीं पाए, तो उस दिन में हमको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा और डीए भी मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है नो डीए फॉर संडेज एंड हॉलीडेज अनलेस द एम्प्लॉई इज एक्चुअली एंड नॉट मियरली कंस्ट्रक्टिवली ऑन कैंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस को हम देखेंगे वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जैसे आप सपोज टूर की ट्रेनिंग में गए, कोई संडेज हॉलीडेज में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए, चाहे ट्रेनिंग में और चाहे जो टूर का वर्क है उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए, तो उस केस में आपको डीए नहीं मिलेगा। आप संडेज हॉलीडेज में बेसिकली ट्रेनिंग हो कि यानी टूर वर्क हो, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट किए तो आपको डीए मिलेगा। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए तो आपको डीए नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड सेंटेंस है डीए फॉर लीव एंड रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज अवेल्ड ऑन टूर। तो वो बोलता है कि जो सेकंड सेंटेंस एक्चुअली गलत है। आप जो टूर टाइम में और ट्रेनिंग टाइम में आप छुट्टी ले लिए, कोई लीव ले लिया और कोई रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज आप ले लिया, जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज में आप छुट्टी ले लिया, तो उस केस में आपको एक्चुअली डीए नहीं मिलेगा, आपको याद रखना है। तो ये दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट ने क्लियरली दिया है डीए फॉर लीव एंड रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज अवेल्ड ऑन टूर। मगर कोई ट्रेनिंग और टूर में आप लीव ले लिया और कोई रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज को आप सपोज लीव के आकार में ले लिया, तो उस केस में आप डीए के लिए एंटाइटल नहीं हो। तो सेकंड सेंटेंस यहाँ पर एक्चुअली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर जो दिया है देखिए, स्टेटमेंट 1 is only correct one, statement 2 is only correct one, both the statements correct one, neither statement 1 और not statement 2 दिया है। तो इसमें स्टेटमेंट जो बीट ए है वो आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वन, राइट। क्योंकि स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है, जब हम संडेज और हॉलीडेज में सपोज टूर वर्क और ट्रेनिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए तो वहाँ पर हमको डीए मिलेगा। मगर यहाँ पर दिया है नो डीए फॉर संडेज एंड हॉलीडेज अनलेस द एम्प्लॉय। यदि हम एक्टिवली संडेज की हॉलीडेज में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए ट्रेनिंग में और कोई टूर वर्क में, तब हमको डीए नहीं मिलेगा। तो वही दिया है, तो करेक्ट है। तो और आपको याद रखना है कि टूर में और कोई ट्रेनिंग में जैसे आप कोई लीव ले लिया और कोई रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज को आप लीव में ले लिया, तो उस केस में आप डीए के लिए एंटाइटल नहीं हो। मगर यहाँ पर दिए डीए के लिए एंटाइटल हो। तो आंसर स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 को चलेंगे। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस एंटाइटलमेंट। जब आपका ट्रांसफर हो रहा है आपको 4 प्रकार का बेनिफिट मिलता है। एक ट्रैवल एंटाइटलमेंट, सेल्फ फैमिली को ट्रैवल जर्नी के लिए वो रिइंबर्समेंट होगा, ट्रैवल एंटाइटलमेंट मिलेगा। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट में बताया जैसे आपका प्रेजेंट स्टेशन और जो न्यू स्टेशन
उसके बीच में डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर होगा और रेसिडेंस चेंज होगा, तब उस केस में जो CTG मिलेगा वो नॉर्मल CTG 80% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। यदि आपका वही हेडक्वार्टर स्टेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है एंड बिलो लेस देन इट मीन्स लेस देन 20 किलोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन the new station and the old station is less than 20 किलोमीटर बट कंपल्सरीली रेसिडेंस इज चेंज्ड, आपका रेसिडेंस चेंज होगा, मगर जो डिस्टेंस होगा जो न्यू स्टेशन ओल्ड स्टेशन के बीच में लेस देन 20 किलोमीटर होगा, तो वहाँ पर जो CTG मिलेगा वो 1/3 ऑफ CTG मिलेगा। CTG नॉर्मल CTG है 80% ऑफ बेसिक पे, तो यहाँ पर जो मिलेगा लेस देन 20 किलोमीटर होगा और वहाँ पर आपका रेसिडेंस कंपल्सरी चेंज होगा। CTG के लिए आपका रेसिडेंस कंपल्सरी चेंज होगा और यहाँ पर दो ऑप्शन है, यदि आपका डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर होगा तो अब नॉर्मल CTG 80% ऑफ बेसिक पे, लेस देन 20 किलोमीटर होगा तो आपको 1/3 ऑफ CTG मिलेगा, जो 80% ऑफ बेसिक पे उसका 1/3। और उसमें क्या मिलता है, आपका जो पर्सनल इफेक्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन आपका जो पर्सनल जो सामान है आप ले रहे हो उसके लिए आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसके लिए मिलेगा। और एक कन्वेयंस मीन्स आपका जो सपोज कार है कि 2 व्हीलर है उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी रिइंबर्समेंट होगा। तो 4 चीज़ रिइंबर्समेंट होता है और ये चारों चीज़ करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स फॉर सेल्फ एंड फैमिली, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, अभी थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन किया कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स एंड कन्वेयंस, और BD ऑल ऑफ द अबव, जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज अलाउड इफ the distance is from one station to another, the distance between two stations is more than 20 kilometers, if actual change of residence is involved due to transfer, D all of the above। actually answer है bit C, if actual change of residence is involved due to transfer। मैं बता रहा हूँ CTG कब मिलता है, तो CTG में मेनली आपका जो न्यू स्टेशन और जो प्रेजेंट स्टेशन है, न्यू स्टेशन आप समझ रहे हो जिस जगह को आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें सपोज डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर होगा और रेसिडेंस चेंज होगा, रेसिडेंस कंपल्सरी चेंज होगा। सपोज आपका ट्रांसफर हो गया, डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर है मगर आपका रेसिडेंस चेंज नहीं हुआ तो आपको CTG नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप 2 चीज़ ध्यान में सुनो, डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर होगा, जो न्यू स्टेशन एंड ओल्ड स्टेशन के बीच में डिस्टेंस जो होगा मोर देन 20 किलोमीटर होगा और रेसिडेंस चेंज होगा, तो वहाँ पर जो CTG होगा वो 80% ऑफ बेसिक पे होगा। और एक सेकेंड ऑप्शन है, आपका ट्रांसफर विद इन सेम हेडक्वार्टर में हुआ और कंपल्सरीली आपका रेसिडेंस चेंज हुआ, तो इसको ऑल्टरनेटिवली हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द न्यू स्टेशन एंड ओल्ड स्टेशन इज लेस देन 20 किलोमीटर एंड रेसिडेंस इज चेंज्ड, जो डिस्टेंस है लेस देन 20 किलोमीटर मगर रेसिडेंस चेंज हो रहा है, तो इस केस में आपको जो CTG मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा, वो 1/3 ऑफ CTG मिलेगा। नॉर्मल CTG 80% ऑफ बेसिक पे है, वो उसका 1/3 मिलेगा। तो यहाँ पर जो कॉमन चीज़ है, आपका ट्रांसफर टाइम में आपका रेसिडेंस चेंज होना चाहिए, रेसिडेंस चेंज होगा तो आपको CTG मिलेगा। और उसके बाद हम डिस्टेंस देखेंगे, मोर देन 20 किलोमीटर है नॉर्मल मिलेगा 80% ऑफ बेसिक पे, और लेस देन 20 किलोमीटर होगा तो 1/3 ऑफ CTG मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है बीट C, इफ एक्चुअल चेंज ऑफ रेसिडेंस इज इन्वॉल्व ड्यू टू ट्रांसफर। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिज फैमिली में ट्रैवल टू द न्यू स्टेशन, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसका जो फैमिली ट्रैवल करेगा न्यू स्टेशन को कैसे होगा, तो यहाँ पर एक्चुअली 2 ऑप्शन जो आइदर दिया है विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द ट्रांसफर, बीट B विद इन 1 मंथ बिफोर द ट्रांसफर, बीट C एट एनी टाइम आफ्टर ट्रांसफर, बीट D आइदर A और B। जो आंसर बीट D है, आइदर A और B, क्योंकि जब गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो रहा है, जो फैमिली ट्रैवल करेगा इट इज आइदर विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद विद इन 6 मंथ्स फैमिली को ट्रैवल करना है न्यू स्टेशन को, अदरवाइज और 1 मंथ बिफोर द ट्रांसफर, और विद इन 1 मंथ बिफोर द ट्रांसफर। तो ये 2 चीज़ को आपको याद रखना है। जब गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो रहा है, जो फैमिली ट्रैवल करेगा न्यू स्टेशन को, इट मस्ट बी विद इन 6 मंथ्स, इट मस्ट बी विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द ट्रांसफर, ये एक ऑप्शन है, और विद इन 1 मंथ बिफोर द ट्रांसफर। तो आइदर विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द ट्रांसफर और विद इन 1 मंथ बिफोर द ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद विद इन 6 मंथ्स, ट्रांसफर के बिफोर विद इन 1 मंथ आपका फैमिली को ट्रैवल करना है न्यू स्टेशन को। ठीक है, तो आंसर बीट D आइदर A और B। क्वेश्चन नंबर 20,
इन केस ऑफ ट्रांसफर बिटवीन टू प्लेसेस ऑफ डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर्स इन्वॉल्विंग एक्चुअल चेंज ऑफ रेसिडेंस, इसमें क्या है, आपका ट्रांसफर हो रहा है, जो डिस्टेंस है मोर देन 20 किलोमीटर से, डिस्टेंस मीन्स न्यू स्टेशन एंड जो प्रेजेंट स्टेशन आप जो काम कर रहे हो, अभी न्यू स्टेशन को आप ट्रांसफर हो रहा है, तो डिस्टेंस इज मोर देन 20 किलोमीटर से, और वहाँ पर रेसिडेंस भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ इसमें कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट कितना होगा, मैं अभी बताया, जब डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर होगा, न्यू स्टेशन एंड ओल्ड स्टेशन डिस्टेंस इज मोर देन 20 किलोमीटर्स एंड रेसिडेंस इज चेंज्ड, देन इन दिस केस CTG इज 80% ऑफ बेसिक पे। ओके, इट इज आंसर इज बीट बी। तो माय फ्रेंड्स, आज ये 20 क्वेश्चंस में लाया था, फिर माय अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो, इट मीन्स आई विल ब्रिंग 2 or 3 वीडियोज रिलेटेड टू द ट्रैवलिंग अलाउंस। So if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. आज ही इतना ही है, थैंक यू।